नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2013 का इतिहास का सेकंड पेपर। इसका पहला प्रश्न है, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? उत्तर है मध्य प्लीस्टोसीन। लेवा लेवा तकनीक मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता है। इस समय क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिट आदि पत्थर प्रयुक्त होते थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, सूची का मिलान। यहाँ पर सुहागी घाट, तो सुहागी घाट का जो अन्वेषण किया था वो किया था ACL कार्लाइल ने। बालाथल का जो अन्वेषण किया, बालाथल जुड़ा हुआ है कश्मीर नवपाषाण काल से। भीमबेटका का अन्वेषण VS वाकनर, ये अक्सर पूछा जाता है भीमबेटका का VS वाकनर, आप इसको याद रखेंगे। और बुर्जहोम एक आहड़ संस्कृति स्थल है। तो आप देख रहे हैं यूजीसी नेट में मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें स्थल को उसके काल से मिलाना है या फिर उसके अन्वेषक से मिलाना है, तो वो मिक्स ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। बुर्जहोम भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि बुर्जहोम से, कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मावरून नहर कहलाता है? तो वो है ट्रांसऑक्सियन जो है वो मावरून कहलाता है। अच्छा, व्याख्या। मध्य एशिया के ट्रांसऑक्सियन क्षेत्र को अरबी भाषा में मावरून नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, इनका काल क्रम अनुसार इनको लगाना है। इनके सामने ईयर लिखे हुए हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो पहले रिंग फेंस की नीति जो कि 1765 से 1813 ईस्वी तक अपनाई गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अधीनस्थ पारकथ्य नीति जो 1813 से 1858 तक लागू की गई। उसके पश्चात है अधीनस्थ संघ नीति 3 नंबर पर 1858 से 1935 और 4 नंबर पर है समान संघ नीति जो 1935 के बाद अपनाई गई। तो इस तरह से इसका जो कालक्रम अनुसार बनता है 1, 4, 3, 2, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेंगे। ब्रिटिश शासन द्वारा 1765 से 1813 ईस्वी के मध्य चलाई गई रिंग फेंस में अपनी सीमा पर बफर स्टेट बनाने तथा देशी राज्यों के प्रति विश्वासवादिता पर आधारित रही। अधीनस्थ पारकथ्य नीति द्वारा ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों की एकता को कमजोर करने का प्रयास किया और अधीनस्थ संघ नीति जो 1858 से 1935 तक अपनाई गई
द्वारा देशी रियासतों की स्थिति सरकार के अधीन संघ के समान करने की रही है, जबकि समान संघ नीति 1935 के बाद चलाई गई। प्रश्न नंबर 5, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है प्रबोध से संबंधित। प्रगति का विचार प्रबोध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में से किससे संबंधित है? यह है कालव्रत विचारधारा से। समग्र इतिहास जो है वो कालव्रत विचारधारा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, गुटनिरपेक्ष की नीति के प्रमुख निर्धारक थे? तो नस्लवाद का विरोध और राजतंत्र का विरोध। ये बिल्कुल सही है कि जब भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी तो उसमें नस्लवाद का भी विरोध था और राजतंत्र का भी विरोध था। तो उत्तर इसका और भी दोनों हैं। इसकी व्याख्या में आप देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के प्रधानमंत्री नासिर और यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री टीटो। नेहरू, नासिर और टीटो के मध्य ब्राइनी में समझौते के बाद बेलग्रेड में 1961 में गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। गुटनिरपेक्ष नीति का अर्थ था गुटों की राजनीति से दूर रहना, कोई भी गुट हो उससे दूर रहना, दोनों गुटों के साथ मैत्री रखना, किसी के साथ भी सैनिक संधि न करना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। प्रश्न नंबर 8, द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन, तो इसके लेखक है D.F. फ्लेमिंग। D.F. फ्लेमिंग। अब है प्राचीन भारत इतिहास के प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा शहर, कौन सा नगर एक हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह था? तो वो था सुर्तघोई। सुर्तघोई जो था वो एक हड़प्पन व्यापारिक बंदरगाह था। जिस तरह से लोथल था उसी तरह से उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित एक हड़प्पाई व्यापारिक बंदरगाह सुर्तघोई था। इसके लिए इसकी जो खोज है वो 1962 में की गई थी। आप हड़प्पाई स्थलों को ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे एक मैंने देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? किसने कहा कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी? ये था महावग्ग। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में उसकी 500 रानियों का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित किस हिंद यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी? तो वो थे आगाथोक्लिस। ये मिनांडर की पत्नी थी। वह अपने पुत्र के अवयस्क होने पर शासन उसने संभाला और सिक्कों का प्रचलन किया जिस पर भारतीय देवी देवता जिसमें कृष्ण और बलराम की आकृति थी। प्रश्न नंबर 12, नागा से संबंधित निम्नलिखित किस स्थल पर नागराज दधिकरण का मंदिर स्थित है? वह है मथुरा में नागराज दधिकरण का मंदिर। ये नागा से संबंधित, नागा कम्युनिटी से संबंधित जो है ये मंदिर है। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शक्तिशाली नागों का उदय हुआ। पुराणों के अनुसार मथुरा में 7 राजाओं ने शासन किया।
नागवंशीय शासकों ने ही मथुरा में दधिकर्ण का मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 13, निम्नांकित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया? तो ये थे वायु पुराण। वायु पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। एक अन्य स्रोत के अनुसार पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इनमें से सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण है। वायु पुराण में ही विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया। वायु पुराण गुप्तकालीन रचना है। प्रश्न नंबर 11, निम्नांकित किस स्थल से शिव की सौर प्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है गुड्डी मल्लम। गुड्डी मल्लम ये यहीं से शिव की सौ प्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? तो ये है नर्तमलाई का विद्यालय चोलेश्वर मंदिर। नर्तमलाई का विद्यालय चोलेश्वर मंदिर में ही दक्षिण भारत में भित्ति चित्र उपलब्ध है। व्याख्या में विस्तार से जाने। चोल काल के प्रारंभिक स्मारक पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। इसमें विद्यालय द्वारा नर्तमलाई में बनाया गया चोलेश्वर मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चोल शैली का एक बेहतर नमूना है। इसमें एक वर्गाकार प्रकार के अंतर्गत एक वृत्ताकार गर्भगृह बना हुआ है। प्रकार तथा गर्भगृह के ऊपर विमान है। यह 4 मंजिला है। बाहरी दीवारों को सुंदर भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया है। तो जब भी आप कभी घूमने जाते हैं किसी भी मंदिर में, किसी भी प्राचीन स्मारक पर, तो इस तरह के जो भित्ति चित्र या कितने पुराने चित्र है या किस विषय से संबंधित चित्र है, इन सब पर जरूर गौर फरमाएं, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित पाल राजाओं को तिथि क्रमानुसार लिखें। इसमें है राज्यपाल, देवपाल, नारायणपाल और गोपाल। लेकिन जो इसका उत्तर है वो है, सबसे पहले आएंगे गोपाल, देवपाल, नारायणपाल और राज्यपाल। गोपाल वंश का संस्थापक था गोपाल जो थे। इसके जो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। वह एक बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में एक विहार का निर्माण उन्होंने करवाया। देवपाल वंश का तीसरा शासक था। इसने परमेश्वर महाराजाधिराज की आदि उपाधियां धारण की थी और देवपाल ने ओदंतपुरी मतलब बिहार में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। तो ये थे पाल वंश के शासक। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें, जिसमें चिकित्सा संबंधित ग्रंथ है और उसके लेखक हैं। तो एक ग्रंथ का नाम है भानुमति। भानुमति को जो लिखा है वो लिखा है भानुमति को जो लिखा है वो लिखा है चक्रपाणि दत्त ने। ये एक चिकित्सा से संबंधित है, जिसको भानुमति को चक्रपाणि दत्त ने लिखा है। शालिहोत्र को भोज ने लिखा है। वायुर्वेद को
सुरेश्वर ने लिखा है और चिकित्सा सार संग्रह को वंगसेन ने लिखा है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा देख लें, बार बार रिपीट कर लें ताकि आपको कम से कम 1-2 ऐसे याद हो जाएं, जिससे आप जब भी ये प्रश्न रिपीट हो आप इसको कर पाएं। प्रश्न नंबर 18, जिसमें सूची 1 में राजा और सूची 2 में राजवंश। मिलान करें। उदयनजीराल ये चेर शासक थे। करिकाल पल्लव शासक थे। नैद्योन पांड्य और सिंह विष्णु चोल वंश के शासक थे। व्याख्या में भी पोज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात है विधि संबंधित ग्रंथ और लेखक। जीमूतवाहन, गोविंदराज, विज्ञानेश्वर और देवभट्ट। मनुटिका, स्मृति चंद्रिका, दायभाग और मिताक्षर का मिलान हमें देखना है। तो जीमूतवाहन जो थी वो लिखा है दायभाग ने। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। गोविंदराज ने मनु पर टीका लिखी है, गोविंदराज ने। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर लिखा है और देवन भट्ट ने स्मृति चंद्रिका लिखा है। तो बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, ये कई बार रिपीट होता है, तो आप इसको ज़रूर देख लें। प्रश्न नंबर 20, मंदिर की शैली और मंदिर का नाम है। तो नागर शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है शोनक का नीलकंठ महादेव का मंदिर। द्रविड़ शैली का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमें द्रविड़ शैली हमें देखने को मिलती है एल्लोरा के कैलाश नाथ मंदिर में देखने को मिलती है। चालुक्य लक्कुडी स्थित जैन मंदिर में हमें चालुक्य शैली देखने को मिलती है। विजातीय पहाड़पुर स्थित मंदिर में देखने को मिलती है। तो जितने भी हमारे भारत में मंदिर हुए हैं उन सभी में अपनी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। जो निर्माण शैली है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्व में अद्भुत है। अभिकथन ए प्रश्न नंबर 21 का अभिकथन ए, गुप्तोत्तरकालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष में राज्य कर रहे थे राजवंशों के नाम पर आधारित है। कारण गुप्तोत्तरकालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। तो इसमें ए सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न में एकमात्र शब्द आता है, एकमात्र, केवल, तो इस तरह के जब भी शब्द आते हैं या पूरी तरह से या संपूर्ण, पूर्ण, इस तरह के जब भी किसी वाक्य में शब्द आते हैं तो उस कथन की गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो उस कथन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो ऐसा थोड़ी ना था कि गुप्तकालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। उससे पहले भी हैं, उसके गुप्तकाल के बाद भी बहुत शासक हुए हैं। इसमें व्याख्या में देख लेंगे। गुप्तकालीन शासक बड़े कला उत्साही निर्माता थे, अतः इस काल में अनेक भव्य मंदिर, मूर्तियों, सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण किया गया। राजपूतकालीन मंदिर के भव्य नमूने भुवनेश्वर, खजुराहो, आबू पर्वत और गुजरात से प्राप्त हुए थे। तो गुप्तकाल के कालीन शासकों के अलावा दूसरे शासक भी रहे हैं जिन्होंने कला को प्रश्रय दिया है। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज थे। अंत्यज मतलब होता है जो त्याग दिए गए हैं, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। वो है शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। ये अलबरूनी ने बताया कि भारत में कुछ 8 शिल्पी संघ जो थे ऐसे थे जो अंत्यज की श्रेणी में आते थे। अलबरूनी के अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र
अलावा समाज का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसे अंत्यज पुकारते थे। इन्हें समाज के किसी भी वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं था, जैसे कि चमार, जुलाहे, मछली पकड़ने वाले, टोकरी बुनने वाले, शिकारी आदि इसी वर्ग में सम्मिलित है। ये कथन जो है ये अल्बर्नी की ऑब्जर्वेशन है भारतीय समाज के बारे में। इल्बरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नवरोज प्रारंभ करवाया। सिजदा, पाबोस और नवरोज तो ये थे बलबन। दिल्ली सल्तनत में बलबन ने दरबार के लिए एक नियम बनाया और उन्हें कठोरता से लागू किया, जिसमें सिजदा, सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, उसको बोलते हैं सिजदा करना। पैबोस, पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना, उसको पैबोस की संज्ञा दी जाएगी, की रीतियां आरंभ की बलबन ने। इसके अलावा उसके दरबार में प्रत्येक ईरानी त्यौहार, जैसे कि नवरोज़, तो ये पूछा जा सकता है कि नवरोज़ कौन सा त्यौहार है, ईरानी, बड़ी शान शौकत से मनाया जाने लगा। इसके दरबार की शान शौकत को देखकर विदेशी व्यक्ति भी चकित रह जाते थे। तो जो बलबन ने ही जो दरबार की जो भव्यता है वो स्थापित की। प्रश्न नंबर 24, तुर्कों ने इसमें कथन एक, तुर्कों ने भवन पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। तुर्कों ने, फिर से पढ़ें, तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण, उन्होंने ज्यामितीय, फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पर कुरान की आयतों को अंकित किया। तो ये बिल्कुल दोनों सही है और इनके बीच में की व्याख्या भी ये कर रहा है। कथन आर जो है कथन ए की पूरी तरह से व्याख्या कर रहा है। हम देखेंगे तुर्कों की जो भी स्मारक है, हमें वहाँ पर कोई मानवीय आकृति या पशु आकृति नहीं मिलती। हमें या तो ज्यामितीय आकृतियाँ मिलती हैं या फिर नेचर से संबंधित, और या फिर हमें जो आकृतियाँ मिलती है वो कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाएं और वहाँ पर देखें कुतुब मीनार पर, तो आपको वहाँ पर एक खंडर हुई मस्जिद है, आप उस पर देख सकते हैं। व्याख्या, कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हिंदू इस्लामी संस्कृतियों के मध्य समन्वय अधिक स्पष्ट होती है। तुर्क बहुधा हिंदू अलंकरण के नमूने जैसे कि घंटियों के नमूने, बेल के नमूने, स्वास्तिक एवं कमल आदि का प्रयोग करते थे। इस्लामी स्थापत्य कला की सबसे प्रमुख विशेषता है मेहराब का गुंबद का प्रयोग। इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध है। इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण लिखावट एवं ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन प्रचलित था। प्रश्न नंबर 25, साहित्यिक रचना एवं लेखक। तो इसमें जो पहली साहित्यिक रचना है आबाद अल हर्ब व अल सुजात, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं फ़ख्र ए मुदब्बिर। फ़ख्र ए मुदब्बिर तबकात नासरी मिनहाज सिराज की है। तारीख़ जहांगुशा, तो तारीख़ जहांगुशा अता मलिक जुबैनी की है, और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की है। तो इस तरह से ये साहित्यिक रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 26, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इक्ता ए तमलीक, इसमें अलग अलग
टर्म दे रखी है और उसको हमें उनके सामने दिए गए सूची 2 से मिलाना है। तो एकता ही तमलिक क्या होता था? ये होता था वंशीय एकता, जो ऐसी एकता जो वंश दर वंश दी जाती थी। इसके बाद बी मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत जो है राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक जो होती थी उसको मजलिस ए खलवत कहा जाता था। महसूल प्रांत की कुल आय महसूल और इकता ए इतिगाल लघुकालिक फौजदारी लघुकालिक फौजदारी। तो यहाँ भी देख सकते हैं। तो कभी कभी यूजीसी नेट जो है बिल्कुल इस तरह के प्रश्न देता है जहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, आपको सभी प्रश्न आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको आए ये बात ज़रूरी है। शिकदार था। शिकदार क्या होते थे? शिकदार परगना स्तर के सैन्य अधिकारी होते थे। 14वीं सदी में सल्तनत के विस्तार के कारण प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया था, जिसे शिक कहा जाता था। शिकों की स्थापना बलबन ने की थी। किसने बांटा था? ये बलबन ने बांटा था। शिक का शासक शिकदार कहलाता था। यह परगने का प्रधान अधिकारी होता था। वहाँ शांति और सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। ये समझिए शिकदार का मतलब है आज का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको IAS ऑफिसर बोलते हैं। और तो यह फौजदार के अधीन रहता था, है ना। IAS IPS ये सभी शक्तियाँ इसमें शामिल थी। कृषकों से राजस्व वसूली में वह आमिल की सहायता भी करता था। इसके अतिरिक्त शिकदार परगने में न्यायाधीश के रूप में फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था। तो शिकदार जो था वो सल्तनत काल में एक पद था जो कि प्रांतों में होता था। कथन ए असर्शन और रीजनिंग। प्रश्न नंबर 28। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। मध्यकालीन एक भक्ति आंदोलन जो था वो जैन और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। कारण सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए, क्योंकि इसी दौरान जो था बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ये बड़ी सफलता रही मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की। व्याख्या में देखें, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने सामाजिक अव्यवस्था पर जो भ्रांतियां फैली हुई थी उस पर चोट की। मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस्लाम हिंदुओं की जाति प्रथा से लाभान्वित हुआ, यानी कि इस्लाम ने हिंदू धर्म से जो सीखा है वो जाति प्रथा सीखी है। अतः धर्म प्रचारकों ने जाति प्रथा के बंधकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन जो जितने भी धर्म सुधारक थे वो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के संतों ने बौद्ध जैन धर्म के लोगों को अपने धर्म में जोड़ने का प्रयत्न किया। इसके अलावा आदिवासी लोगों को भी प्रभावित संतों के उपदेश से हुए। कबीर, नानक, रामदास, तुलसीदास, सूरदास आदि ने समाज सुधार के लिए प्रयत्न किए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की। मध्यकालीन सूफी संत शेख नूरुद्दीन ने भारत कश्मीर में ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी। कौन सा सिलसिला? ऋषि सिलसिला। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसका उत्तर जो है वो है इनमें से कोई नहीं। जैसे कि उलेमा को शरियों से अधिकार की प्राप्ति होती थी, या फिर उलेमा ने सुल्तान को दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी, उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकता था। तो ये सभी जो है सही नहीं है। सही व्याख्या नीचे है। सल्तनत काल में सुल्तान और उलेमा के बीच संबंधों का जो विवरण दिया गया है उसमें बहुत ही मतभेद दिखाई पड़ता है। सल्तनत के शुरुआत में उलेमाओं का शासन पर नियंत्रण या प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन उलेमाओं का सबसे पहले विरोध अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ये आपके नोट करने लायक है। उसने उलेमाओं से न ही सलाह ली और न ही उन्हें खलीफा के नाम का उन्होंने सहारा लिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने दिया। अतः इसके बाद उलेमा का प्रभाव दिल्ली सल्तनत में काफ़ी था। इसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो इनके काल में आके उलेमाओं का जो प्रभाव था वो बढ़ गया था। प्रश्न नंबर 31। उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। वह है ए निकितीन, एथोनियस निकितीन, जिसका काल रहा है 1470 से 1474 ईस्वी के बीच बहमनी शासक महमूद तृतीय के शासनकाल में। किसके काल में? महमूद तृतीय के शासनकाल में, और ये थे बहमनी में। ए निकितीन आए थे। वह रूसी घोड़ों के व्यापारी थे। वह काफ़ी समय तक बीदर में रहे। इसके वृत्तांत में बहमनी शासक के अधीन राजदरबार, सेना और लोगों की दशा का विवरण मिलता है। किसके? ए निकितीन के वृत्तांत में। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल की गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं के शासन काल के लिए पुस्तकों का भारी, हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया था। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हुमायूं एक जो था, हुमायूं बुद्धिजीवियों में सल्तनतकालीन जो शासक थे उसमें शामिल होते हैं। हुमायूं एक वफादार मित्र और एक आज्ञाकारी पुत्र और स्नेही भाई था। फरिश्ता लिखता है कि हुमायूं ज्योतिष गणित में अद्वितीय था, कविता बड़ी सुंदर करते थे। हुमायूं का पुस्तकालय देश विदेशों की पुस्तकों से भरा हुआ था। इसके अलावा वह सैन्य अभियान के दौरान कुछ पुस्तकें भी अपने साथ रखता था। आजकल लोग मोबाइल रखते हैं, देखिए उस समय पुस्तकें अपने साथ, युद्ध में भी पुस्तकें अपने साथ रखते थे। दीन इलाही प्राथमिक रूप से था विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। दीन इलाही का जो प्राथमिक रूप था वो था क्या? विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। यहाँ पर व्याख्या में आप देख लेंगे। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की। कब की? 1581 में दीन इलाही की स्थापना की, जिसे अबुल फजर ने तौहीद इलाही का नाम दिया। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही के आदर्श रूप निम्न थे: उदारता, दानशीलता, दुष्टों को क्षमा करना, क्रोध का
विनम्रता से उपेक्षा, सांसारिक इच्छा का परित्याग कर उच्च कर्मों की लालसा। दीन इलाही को अकबर के मित्र जो कि एक हिंदू थे बीरबल ने भी अपनाया था। तो एक प्रकार से ये ऐसा इनका सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी इसमें दीन इलाही में अकबर ने शामिल कर ली थी, क्योंकि इनको अपने शासनकाल में शांति चाहिए थी और इसीलिए इन्होंने इस तरह के प्रयास किए ताकि समाज में शांति बनी रहे, कोई टकराव ना हो, क्योंकि भारत हमेशा ही विविधताओं से भरा रहा है। सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? वो था लगभग 85%। लगभग 85% जो था 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या गांव में रहती थी। प्रश्न नंबर 35, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राठौर विद्रोह, तो राठौर विद्रोह में जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ, ये गलत है। दूसरा, औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, ये सही है। राठौड़ विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ, नहीं। रानी हाडी को विद्रोह में राठौर और मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था, ये सही है। तो राठौड़ विद्रोह से संबंधित व्याख्या यहाँ पर है। राजा जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह का पुत्र इंद्र सिंह को औरंगजेब ने 26 मई 1679 को नागौर का शासक तथा मारवाड़ की राजगद्दी प्रदान की, जिसने बादशाह को 36 लाख रुपए भेंट कर उनका आभार प्रकट किया। इस प्रकार वह रानी हाडी के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ तो राठौर और मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन किया। प्रश्न नंबर 36, ये आधुनिक भारत के प्रश्न हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया? तो वो अधिनियम था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के अधिनियम में कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय एवं चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो भारत में चाय का जो व्यापार कर रहे थे कंपनी और चीन से जो व्यापार था उस पर जो उनकी जो एकाधिपत्य था उसको समाप्त कर दिया है। अब उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियां भी जो हैं इस व्यापार को कर सकती थी, उसे अब केवल राजनीतिक कार्य करने थे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रश्न नंबर 37, इसमें आपको गलत कथन छांटना है, तो बाकी सही कथन को भी हम देखेंगे। ए, अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्रिका था, ये बात बिल्कुल सही है। जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था, ये जो है ये गलत कथन है। बम्बई टाइम्स का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, सही है। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था, जो कि ये पहला अखबार भी था भारत में, पहला प्रकाशन था। 1880 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र निकाला, यह एक साप्ताहिक पत्र था। मोतीलाल नेहरू ने 1868 में ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से बंगाली में प्रारंभ किया था। किसको? ये बंगाली भाषा में प्रारंभ किया था। 1818 में क्राइमेन के संपादन में समाचार दर्पण का प्रकाशन आरंभ हुआ था। बम्बई टाइम्स का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था। प्रश्न नंबर 38, यहाँ पर कुछ संधियाँ दी गई हैं और उसके सन हैं, तो
इनको मिलाएं, नीचे व्याख्या में देखें। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जो कि बक्सर के बाद हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें बंगाल बिहार उड़ीसा, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। मद्रास की संधि ये हुई है 1769 में। पुरंदर की संधि 1776 में। मंगलोर की संधि 1784 में। प्रश्न नंबर 39, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था। तो 1857 के विद्रोह में जो किसान थे उन्होंने क्यों भाग लिया? तो उनके कारण थे असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, ये एक प्रमुख कारण था। बी, राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया था। बिल्कुल सही है। नई राजस्व नीति ने लाभार्थियों भी संतुष्ट नहीं थे, तो ये सही है। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से किसानों ने जो था 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला प्रश्न, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान के लिए कहा गया है। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु ये हुई है 1898 में। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली को गोली मारकर उसकी हत्या की थी। तो इसका उत्तर है 1909 में उन्होंने गोली मारकर कर्जन वायली की हत्या की थी। देखिए उस समय पे इतने बड़े देशभक्त भी थे जो अंग्रेज़ों को, जिन्होंने उनके घर में जाकर, घर में घुसकर उनको मारा है। तो बताइए इनसे बड़े देशभक्त कौन होंगे? सी, चापेकर बंधुओं ने क्रू प्लेग आयुक्त रोड एंड ले आयरस्टन की हत्या की। तो ये की थी 1897 में। इसके बाद है जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में राज सिंहासन दरबार आयोजित कराया 1911 में, और इसी 1911 के राज दरबार के तहत भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और जो बंग भंग था, जो 1905 में कर्जन ने किया था, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया था, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन भारतीयों ने चलाया था। प्रश्न नंबर 41, कथन और कारण। इसमें पहला कथन है, मैकाले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ था, उसने भारत के पूर्वीय निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया, क्योंकि समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। समता और न्याय को, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये इसमें जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी करता है। आप इसमें देख सकते हैं व्याख्या में, 1833 के चार्टर के बाद लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का लॉ मेंबर नियुक्त किया गया था, तथा विधि के संहिताकरण में उसका योगदान रहा है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा आरंभ करने में इनकी लॉर्ड मैकाले की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और लॉर्ड मैकाले के कई सारे प्रसिद्ध कथन भी रहे हैं भारत के ज्ञान को लेकर, है ना, कि जो भारत क्या, उन्होंने ये कहा कि पूरे यूरोप, पूरे पूर्व का ज्ञान जो है, पूर्व में जितने भी देश आते हैं, भारत और पूर्व का ज्ञान यूरोप की एक लाइब्रेरी के एक शेल्फ के बराबर है। तो लॉर्ड मैकाले का ही वो कथन है, प्रसिद्ध कथन है।
प्रश्न नंबर 42, इसमें कुछ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि किसने कैसे कौन सा अभियान चलाया, तो नीचे व्याख्या में देखना सही रहेगा। बहराम जी एम भालाबारी ये एक पारसी समाज सुधारक थे। बहराम जी एम भालाबारी। डोंडो, इसको डी के कर्वे भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम है डोंडो केशव कर्वे। इन्होंने नारी मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया, तो इसको मिलाना थोड़ा आसान रहेगा। इसको डी के कर्वे जो है को उन्होंने नारियों से संबंधित बहुत अधिक सुधारक थे ये। सी कंडुकरी वीरशालिंगम विधवा पुनर्विवाह अभियान इन्होंने चलाया था वीरशालिंगम ने। गुरुजादा अप्पा राव, इन्होंने कन्या शुल्कम एक अभियान था जो इन्होंने चलाया। गुरुजादा अप्पा राव कन्या शुल्कम। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है? तो वो जो नहीं है वो है तटगुट्टरी प्रकाशम, क्योंकि के.एम. पात्रो, रामास्वामी नायकर और राम रैनीर जो थे वे जस्टिस पार्टी से संबंधित थे। फिर से एक बार व्याख्या देख लें। जस्टिस पार्टी का जो गठन 1916-17 ईस्वी के बीच में, 1916-17 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था, तो उस समय इसका गठन हुआ था। इसके प्रमुख नेता में थे C.N. मुदालियार, T.M. नायकर और P. त्यागराज, K.M. पात्रो, राजाराम रैनीगर जैसे बड़े नेता इसमें शामिल थे। यह पार्टी दक्षिण भारत में बड़ी सक्रिय रही है, जस्टिस पार्टी। प्रश्न नंबर 44, नाभा और जींद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट दी थी? तो उन्होंने कीमती उपहार दिए थे। किस तरह के कीमती उपहार दिए थे? उन्होंने कीमती उपहार दिए थे। व्याख्या में भी इतना ही है कि उन्होंने जो रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे उनकी अधीनता स्वीकार की थी। जींद ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। प्रश्न नंबर 45, यहाँ पर कुछ देसी रियासतें हैं। उन देसी रियासतों को उनको कुछ तोपों की सलामी देने के अधिकार थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी देसी रियासत कितनी भी तोपों की सलामी दे सकती थी, इसका भी नियम बना रखा था। सांगली जो था, सांगली 9 तोपों की सलामी देते थे। ग्वालियर जो है, ग्वालियर सबसे ज़्यादा 21 तोप की सलामी दे सकता था। और धौलपुर जो ग्वालियर के पास में ही है, उसको धौलपुर के शासक को 15 तोपों की सलामी देने का अधिकार था। और कच्छ के शासक को 17 तोप की जो सलामी थी उसको देने का अधिकार था। यानी कि एक प्रकार से ये कहें कि जब कोई प्रोग्राम होता था जिसमें राजा बैठते थे और कोई, तो वहाँ पर राजा को जब सलामी दी जाती थी तोपों से, तो उस कार्यक्रम का यहाँ पर उल्लेख है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में आप देखेंगे कि क्लीमेंट एटली जो थे वो किससे संबंधित है? वो कैबिनेट मिशन से संबंधित है। यहाँ पे मिलान हो रखा है। क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन से संबंधित है। माउंट बेटन जो थे, इन्होंने प्लान बाल्कन जो था वो माउंट बेटन का था। और अगस्टस ऑफर जो था वो लॉर्ड लिनिथगो का था। अगस्त ऑफर लॉर्ड लिनिथगो। वावेल ने जो है ब्रेकडाउन प्लान इन्होंने बनाया था, ब्रेकडाउन प्लान। तो ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी रूप में, तो अच्छा प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है कि
जो कैबिनेट प्लान था वो किसका था, वो क्लीमेंट एटली का था। प्लान बाल्कन जो था माउंटबेटन का था। अगस्त ऑफर जो था वो लॉर्ड लिलिंथगोथ का था। ब्रेकडाउन प्लान बॉवेल का था। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? तो वो था सांप्रदायिक और शरणार्थी की समस्या। ये बात बिल्कुल सही है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी भारत के सामने वो यही समस्या थी। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और जो उन दंगों की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा था तो उसको उनको शरण देने की समस्या थी। 15 अगस्त 1947 के उपरांत सीमा के दोनों तरफ हिंसा भड़की है। कहना मुश्किल है कि शुरुआत कैसे हुई। संभवतः इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई, जो अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई का परिणाम था। सीधी कार्रवाई किसने मनाई थी? पाकिस्तान ने। सिख मुसलमानों को दोषी ठहराते थे, मुसलमान सिख और हिंदुओं को दोषी ठहराते थे। 8 अप्रैल 1950 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल को सुलझाने के लिए एक संधि भी हुई थी, जिसे नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है। पाकिस्तान से आए 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या के लिए एक विभाग पुनर्वास का गठन भी किया गया था। प्रश्न नंबर 48, उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं है। यंग ओपिनियन, बिल्कुल गांधी जी उससे संबंधित है। हरिजन से संबंधित है। यंग इंडिया से संबंधित है, लेकिन इंडियन मिरर से संबंधित गांधी जी नहीं है, क्योंकि इंडियन मिरर की जो स्थापना है वो 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, और मनमोहन घोष ने की थी। यह एक दैनिक पत्र था। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 में लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं, व्याख्या में मिलाएंगे। लुशियन फेबर द रीजन्स ऑफ फ्रांस फ्रैंके काउंटे। मैक्स ब्लॉक द हिस्टोरियन क्राफ्ट किसका है? मैक्स ब्लॉक। एम्यूनल एल एन लडोरी द पीजेंट ऑफ द लिग्योडॉक। फर्नांड ब्राडल, तो ये थे द मेडिटेरेनियन इनकी पुस्तक का नाम था। इसमें से आप एक भी याद कर लेंगे तो ये इन प्रश्नों, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, एक भी मिलाने से सारे लगभग मिल जाते हैं। जैसे सी को देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ मिला लेंगे तो एक दो के मिलाने से ही सारे उत्तर मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, कथन और कारण, तो पढ़ेंगे इनको। उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया 1757 से 1856 लगभग एक शताब्दी से चल रही थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो प्रत्यक्ष उनके नियंत्रण में थे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 1757 से 1756 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट उन पर कब्जा कर लिया था, है ना, जिसके परिणाम सब 1857 का विद्रोह भी होता है। तो व्याख्या देखेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 प्लासी का युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस अवस्था में कंपनी का जो उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना, क्योंकि ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बनाने पर ही कंपनी भारत में न्यूनतम मूल्य पर सामान खरीद सकती थी, उसे अधिकाधिक दामों पर बेच सकती थी। कंपनी का दूसरा उद्देश्य भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना और राजस्व पर एकाधिकार स्थापित करना था, जो कि इन्होंने 1757 से 1856 के बीच में
कंपनी ने किया। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने से नए फैक्ट मिले होंगे। तो हम फिर आगे